कैसे हो प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विश्व के भूगोल पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। आज का हमारा जो विषय होगा वो सूर्यताप एवं तापमान पर होगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब टॉपिक होने वाला है, बहुत ही प्यारा सेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और साथ में साथ दोस्तों कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ सकें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों का डिस्कशन करें, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक, जो कि है सूर्यताप एवं तापमान से संबंधित। आइए देखते हैं। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? सूर्यताप एवं तापमान। तो सूर्यताप आने वाली सौर विकिरण है, यह छोटी तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। यानी जो सूर्यताप है वो सौर विकिरण होती है, जो छोटी छोटी तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी की सतह इस विकिरण ऊर्जा को प्रति मिनट 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से प्राप्त करती है। दोस्तों, हो सकता हो शायद ये आपको ना पता हो, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो पृथ्वी की सतह होती है वो इस जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है उसको प्रति मिनट 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से प्राप्त करती है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गई। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी में भिन्नता के कारण वायुमंडल के शीर्ष पर प्राप्त सौर उत्पादन वर्ष में थोड़ा अलग होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में भिन्नता के कारण जो है वो क्या है, वायुमंडल के शीर्ष पर जो सौर उत्पादन मिलता है वो थोड़ा अलग मिलता है। आगे चलते हैं। सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। यानी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से दूर होती है। 4 जुलाई को 152 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यानी 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 147 मिलियन किलोमीटर पर होती है, और इस स्थिति को पेरीहेलियन कहा जाता है। यानी कि जो दूर होती है उसे अपसौर या और जो करीब होती है उसे उपसौर कहा जाता है, और जो करीब होती है उसे पेरीहीलियन भी कहा जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 4 जुलाई को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है। यानी कि 3 जनवरी को जो पृथ्वी से प्राप्त वार्षिक सूर्यताप होता है वो क्या होता है, 4 जुलाई को प्राप्त होने वाली राशि से थोड़ा अधिक होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सूर्यतप लिखा है वो भी सूर्यताप ही है दोस्तों। हालांकि सौर उत्पादन में इस बदलाव का प्रभाव भूमि और समुद्र के वितरण और वायुमंडलीय परिसंचरण जैसे अन्य कारकों से लिया जाता है। बात समझ आई दोस्तों? यानी कि जो सौर उत्पादन में इस बदलाव का जो प्रभाव है वो भूमि और समुद्र के वितरण और वायुमंडलीय परिसंचरण जैसे अन्य कारकों से छिप जाता है। इसलिए सौर उत्पादन में इस बदलाव का पृथ्वी की सतह पर दैनिक मौसम परिवर्तन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ रही? इससे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों कि वायुमंडल की बाहरी सतह पर आने वाली कुल विकिरणित सौर ऊर्जा का केवल आधा भाग ही पृथ्वी की सतह तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है। यानी वायुमंडल की जो बाहरी सतह पर जो आने वाली कुल विकिरण है सौर ऊर्जा का, उसका केवल आधा भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और अवशोषित हो जाता है। शेष भाग वायुमंडल के माध्यम से नष्ट हो जाता है। ठीक है। दिवालियापन की परिवर्तनशीलता, आइए उसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य तप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्र में इसकी प्रभावशीलता से आपतन कोण, धूप की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य ताप की मात्रा आती है, सूर्य की जो किरणें आती हैं, उसके प्रति इकाई क्षेत्र में इसकी प्रभावशीलता
आपतन कोण, धूप की अवधि, ये सब क्या होती है, वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। यह तथ्य है कि पृथ्वी की दूरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल के साथ 66.5 का कोण बनाती है। विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा पर अधिक प्रभाव डालता है। प्राप्त सूर्य तप की मात्रा निर्धारित करने वाला दूसरा कारक किरणों का झुकाव कोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना अधिक होगा दोस्तों पृथ्वी की सतह के साथ, उनका कोण उतना ही कम होगा। ये भी याद रखिएगा कि अक्षांश पर जितना पहले तो ये अक्षांश के कोण पर निर्भर करता है, और अक्षांश जितना अधिक होगा पृथ्वी की सतह के साथ, उसका कोण उतना ही कम होगा। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। ऊर्ध्वाधर किरणों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र हमेशा तिरछी किरणों से कम होता है। यदि अधिक क्षेत्र कवर किया जाता है तो ऊर्जा वितरित हो जाती है और प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त शुद्ध ऊर्जा घट जाती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजारने के लिए की आवश्यकता होती है। गुजारने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक अवशोषण, बिखराव और प्रसार होता है। वायुमंडल लघु तरंग सौर विकिरण के लिए काफ़ी हद तक पारदर्शी है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये सौर विकिरण होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी हद तक पारदर्शी भी होती है। अब देखते हैं पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप का स्थानिक प्रभाव वितरण कैसे होता है। तो सतह पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 320 वाट प्रति मीटर स्क्वायर से लेकर ध्रुवों में लगभग 70 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक होता है। अधिकतम सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में प्राप्त होता है। ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक उपोष्णकटिबंध जो सूर्य ताप होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में, जहाँ बादल छाए रहना सबसे कम है, जहाँ बादल सबसे कम छाए रहते हैं। भूमध्य रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम सूर्य तप प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय को क्या होता है, कम सूर्य तप प्राप्त होता है। आमतौर पर एक ही अक्षांश पर महासागरों की तुलना में महाद्वीप पर सूर्य ताप अधिक होता है। सर्दियों में मध्य और उच्च अक्षांशों को गर्मियों की तुलना में कम विकिरण प्राप्त होता है। सर्दी के मौसम में विकिरण क्या होता है, यानी कि किरण, ठीक है, सूर्य की जो किरण फैलती है वो क्या होता है, कम से प्राप्त होता है। कब, सर्दियों के मौसम में गर्मियों की तुलना में। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना। तो हवा को 3 तरीकों से गर्म किया जा सकता है, विकिरण, चालन और संवहन। विकिरण की बात करें दोस्तों, तो यह ऊष्मा तरंगों के संचरण द्वारा किसी पिंड या वस्तु को सीधे गर्म करता है। विकिरण की मात्रा और प्रकृति कुछ बुनियादी नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। आइए उस नियम को देख लेते हैं। पहला है, सभी वस्तुएं विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। अगला है, गर्म वस्तुएं ठंडी वस्तुओं की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा विकिरण करती है, यानी विकिरित करती है। अगला है, किसी वस्तु का तापमान भी विकिरण की तरंग दैर्ध्य निर्धारित करता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो वस्तुएं विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं वे अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। पांचवा क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह सूर्य तप का अच्छा अवशोषक है। यह एक अच्छा रेडिएटर भी होता है क्योंकि यह 100% दक्षता के साथ विकिरण करता है, यानी विकिरित होता है। दूसरी ओर गैसें और जल वाष्प चयनात्मक अवशोषक और रेडिएटर हैं। आगे चलते हैं। परिणाम स्वरूप वायुमंडल सूर्य तप के लिए बहुत पारदर्शी है, क्योंकि यह दृश्य प्रकाश जैसे विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित नहीं करता, लेकिन यह लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के लिए लगभग अपारदर्शी है, क्योंकि जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें लंबी तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। इसलिए वायुमंडल आने वाले सौर विकिरण की तुलना में स्थलीय होता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं प्रवाहकत्व क्या होता है। तो दोस्तों, आणविक गतिविधि द्वारा पदार्थ के माध्यम से उसका स्थानांतरण चालन कहलाता है। जब असमान तापमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी जब तापमान क्या होता है, दो पिंडों में या ये दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं
तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा बहती है, यही चलती है। धातुएं अच्छी चालक होती हैं, दूसरी ओर वायु ऊष्मा की खराब चालक है। परिणाम स्वरूप चालन केवल वायुमंडल की निचली परतों में महत्वपूर्ण होता है, जहाँ वायु पृथ्वी की सतह के सीधे संपर्क में होती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? फिर से इस पॉइंट पे गौर कर लेते हैं कि आणविक गतिविधि द्वारा पदार्थ के माध्यम से उसका स्थानांतरण चालन कहलाता है। जब असमान तापमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। धातुएं अच्छी चालक होती हैं, दूसरी ओर वायु ऊष्मा की खराब चालक होती है। परिणाम स्वरूप जो चालन केवल वायुमंडल की निचली परतों में महत्वपूर्ण होता है, जहाँ वायु पृथ्वी की सतह के सीधे संपर्क में होती है। इसे चालन या चलन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब संवहन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो किसी पिंड या पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। संवहनी गति केवल तरल पदार्थ में और गैसों में ही संभव होती है। जब वायुमंडल की निचली परतों में मौजूद हवा या तो चालन के साथ स्थानीय विकिरण से गर्म हो जाती है तो फैल जाती है। घनत्व में कमी के कारण ऊपर की ओर बढ़ती है। गर्म वायु द्रव्यमान का लगातार ऊपर चढ़ना उच्च स्तरों पर मौजूद हवा को एक तरफ धकेलता रहता है। नतीजा क्या होता है? धकेला गया वायु द्रव्यमान 36 रूप से ठंडे क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, 36 इकाई के रूप में, और जो घनत्व बढ़ाने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरता है। गर्म हवा के लगातार ऊपर उठने के कारण वायुमंडल की निचली परतों में एक वैक्यूम बन जाती है। इसको भरने के लिए ठंडी वायु जो होती है वो द्रव्यमान पृथ्वी की सतह के पास 36 इकाई के रूप से चलती है। गर्म क्षेत्र में पहुंचकर यह भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। बात समझ आई दोस्तों? जो ठंडी वायु होती है वो क्या करती है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की सतह के पास आती है और 36 इकाई के रूप से में चलती है। गर्म क्षेत्र में पहुंचकर यह भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और बता दें दोस्तों, 36 इकाई कर लीजिए या फिर 36 इकाई के दर पे आप क्षैतिज कर लीजिए। ऐसे समझिए क्षैतिज रूप से ठंडे क्षेत्रों की ओर। एक बार फिर से गौर कर लेते हैं दोस्तों, वो क्षैतिज 36 इकाई के दर पे हम क्षैतिज रूप से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो किसी पिंड या पृथ्वी की एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। संवहनी गति केवल तरल पदार्थ में और गैसों में ही होती है। जब वायुमंडल की निचली परतों में मौजूद हवा या तो चालन के स्थानीय विकिरण से गर्म हो जाती है तो फैल जाती है। घनत्व में कमी के कारण ये ऊपर की ओर बढ़ती है। गर्म वायु द्रव्यमान का लगातार ऊपर चढ़ना उच्च स्तरों पर मौजूद हवा को एक तरफ ढकेलता रहता है। नतीजा क्या होता है? ढकेली गई वायु द्रव्यमान क्षैतिज रूप से ठंडे क्षेत्रों की ओर बढ़ती है और घनत्व बढ़ाने के कारण धीरे धीरे नीचे उतरता है। गर्म हवा के लगातार ऊपर उठने के कारण वायुमंडल की निचली परतों में एक वैक्यूम बन जाती है। इसको भरने के लिए ठंडी वायु द्रव्यमान पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज रूप से चलती है। इस क्षेत्र में पहुंचकर यह भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों देखते हैं कि हीट सिंक क्या होता है। बात समझ में आ रही है? आइए हीट सिंक के बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी के औसत तापमान लगभग स्थिर रहता है। यह आने वाली सौर विकिरण की मात्रा और अंतरिक्ष में वापस जाने वाली स्थलीय विकिरण के मात्रा के बीच संतुलन के कारण संभव हुआ है। यानी जो पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि आने वाले सौर विकिरण की मात्रा और अंतरिक्ष में वापस जाने वाली स्थलीय विकिरण की मात्रा के बीच संतुलन के कारण संभव हो पाया है। आने वाले और बाहर जाने वाले विकिरण के इस संतुलन को पृथ्वी का ताप बजट कहते हैं। मान लिया कि वायुमंडल की शीर्ष पर प्राप्त कुल ऊष्मा 100 इकाई है, यानी कि उसके शीर्ष पर वायुमंडल के शीर्ष पर 100 इकाई ऊष्मा है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही बादलों, बर्फ से ढके क्षेत्र के ऊपर से लगभग 35 इकाई अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित हो गई, यानी कि 35% क्या हो इकाई अंतरिक्ष में वापस चली गई। परिवर्तित विकिरण की मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। शेष 65% अवशोषित कर लिया जाता है।
वायुमंडल के द्वारा जो अवशोषित 48 इकाई है वो विकिरण को भी अंतरिक्ष में वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी और वायुमंडल से वापस लौटने वाला कुल विकिरण कितना होता है? 65 इकाई होती है, जो सूर्य से प्राप्त इकाई विकिरण को संतुलित करता है। इस पृथ्वी की ताप संतुलन का ताप बजट कहा जाता है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ताप संतुलन का ताप बजट कहा जाता है। समझ में आ रही? वायुमंडल के द्वारा 38 क्या हुई? अवशोषित हो गई, और बाकी जो बची उसको क्या किया? वापस अंतरिक्ष में भेज दिया गया। और पृथ्वी और वायुमंडल से जो वापस लौटती हुई कुल विकिरण है वो कितनी? 65 इकाई हो गई, जो सूर्य से प्राप्त इकाई विकिरण को संतुलित करता है। इसे पृथ्वी का या पृथ्वी के ताप संतुलन का ताप बजट कहा जाता है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? समझते रहिए दोस्तों। ताप बजट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों तापमान के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों ऊष्मा और तापमान शब्दों का प्रयोग अक्सर भ्रमित करने वाला होता है, क्योंकि ऊष्मा और तापमान तो मूलतः ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो चीज़ों को गर्म करती है। तो दूसरे शब्दों में यह ऊर्जा की मात्रा को संदर्भित भी करता है। तापमान की बात करें तो तापमान ऊष्मा की तीव्रता यानी कि उसकी गर्माहट को मापने वाली डिग्री होती है। अब देखते हैं तापमान को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है भूमि और जल, अगला होता है प्रचलित हवाएं, फिर होता है सागर की लहरें, फिर होता है परमाणु। अब इसको हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों भूमि और जल। तो भूमि और जल के साथ अलग अलग तापमान के कारण ऊपर की हवा के तापमान में भिन्नता होती है। यानी भूमि और जल के साथ साथ के अलग अलग तापमान के कारण ऊपर की हवा में या ऊपर की तापमान में क्या होती है दोस्तों? भिन्नता होती है। भूमि और जल के सतह के अलग अलग तापमान के कारण ऊपर की हवा के तापमान में भिन्नता होती है। भूमि द्रव्यमान पानी की तुलना में अधिक तेजी से अधिक हद तक गर्म और ठंडा होता है। यानी कि भूमि द्रव्यमान पानी की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक हद तक गर्म और ठंडा होता है। इसलिए भूमि द्रव्यमान पर स्थित हवा का तापमान इस अक्षांश पर पानी के विस्तार पर स्थित हवा के तापमान से काफ़ी अलग होता है। महासागरों की तुलना की बात करें तो महासागरों की तुलना में भूमि पर तापमान के अधिक चरण सीमा महसूस की जाती है। अगला पॉइंट क्या है? प्रचलित हवाएं। तो एक पवन आवेशित तटीय स्थान ने महासागरों के पूर्ण सीमित प्रभाव का अच्छी तरह से अनुभव किया। ठंडी गर्मियों और हल्की सर्दियों। दूसरी ओर एक अंतर्देशीय स्टेशन में अधिक महाद्वीपीय तापमान व्यवस्था होगी, क्योंकि हवाएं उसे पर समुद्र प्रभाव नहीं डालती। चलिए अगला देखते हैं, समुद्री सागर की लहरें। तो समुद्र की धाराएं आसपास की भूमि क्षेत्र के तापमान को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। गर्म धारण तटीय क्षेत्र के तापमान को बढ़ाती है, जबकि ठंडी धाराएं उन्हें कम करती है। दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर वेंगुएला धाराएं उष्णकटिबंधीय गर्मी को कम करती है। दोस्तों तो आपने क्या समझा दोस्तों सागर की लहरों के बारे में? जो समुद्र की धाराएं होती हैं वो आसपास के भूमि क्षेत्र के तापमान को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। गर्म धारण तटीय क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं जो होती हैं इन्हें कम करती है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से जो दूर वेंगुलर धाराएं हैं उष्णकटिबंधीय गर्मी को कम करती है। ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो वायुमंडल मुख्य रूप से नीचे से गर्म होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह के संपर्क में आने वाली हवा की सबसे निचली परत पर सबसे कम गर्म होती है। ठीक है, जो संपर्क में आती है हवा की वजह से जो पृथ्वी निचली परत है वो क्या होती है? सबसे कम गर्म होती है। समझे दोस्तों
कि वायुमंडल मुख्य रूप से नीचे से गर्म होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह के जब ये संपर्क में आती है तो हवा की सबसे जो निचली परत होती है वो सबसे गर्म होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है और हवा ठंडी होती जाती है। सामान्यतः गिरावट दर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस है, जो हर 165 मीटर की चढ़ाई के लिए होती है। समझ आ रही? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तापमान विसंगति की। तो किसी भी स्थान के औसत तापमान और उसके तापांतर के औसत तापमान के बीच के अंतर को तापमान विसंगति या तापीय विसंगति कहा जाता है। बात समझ आई? कोई स्थान है और उसका जो औसत एवरेज टेम्परेचर है वो और उसके समानांतर कि उसके जो एंड है, जो उसके समांतर पैरेलल के जो एवरेज टेम्परेचर है उसके बीच के जो अंतर को क्या कहते हैं? तापमान विसंगति या तापीय विसंगति कहा जाता है। अगला है तापमान का व्युत्क्रमण। कभी कभी हवा की निचली परतों में तापमान ऊंचाई के साथ घटने के बजाय बढ़ जाता है। इस प्रकार तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में उलटफेर होता है, जिसे तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। बात समझ आई दोस्तों? क्या होता है? उलटफेर होता है। बात समझ में आई? क्या होता है? उलटफेर होने लगता है। जिसे तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।